प्रेजेंटेशन और राइटिंग जो है ये ऐसी चीज़ है जो आपको बड़ी आसानी से जो है नंबरों के अंदर एज दे सकती है। मसलन एक बच्चे के 12 नंबर हैं और एक के 16 नंबर हैं, तो जो फ़र्क होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन राइटिंग का होगा, कंटेंट का इतना फ़र्क नहीं होगा। तो इसके लिए जो है आपने शुरू से ही जो CSS की प्रिपरेशन का जो आपने पहला मंथ रखना है ना, जो अकेडमी ज्वाइन करने से पहले रखना है, आप 1 या 1.5 मंथ जो आपने रखना है ट्रांजिशन पीरियड, उसके अंदर ही आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। जो है अपनी राइटिंग, जो मैंने आपको पूरा रोड मैप बताया था बेसिक CSS का, राइटिंग करनी है, उसके अंदर ही आपने अपना टेबल सेटअप करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी उसके अंदर आएगी। तो सबसे पहले तो आपने 4 इंक पेन ले लेने हैं। इंक पेन कौन से लेने हैं, पहले तो आपको होना चाहिए कि आपने इंक पेन से लिखना है या दूसरे से लिखना है। तो मैंने तो इंक पेन से लिखा था, जिन्होंने रिकमेंड किया था मुझे वो भी इंक पेन नहीं कहा था, तो इंक पेन जो है वो मुझे तो सही लगा था। तो 4 इसलिए ले लेते हैं कि एक की अगर निब ख़राब होगी या कुछ भी हो गया तो कम से कम 4 साल, पूरा साल जो है आपने एक सभी से इतनी प्रैक्टिस की होगी कि वो ना जब निब ज़्यादा चलती है तो उतनी ज़्यादा फ्लो में चलती है, स्मूथ हो जाती है। तो वो आप सभी की प्रैक्टिस हो गया, एंड पे जाके अगर कोई 1-2 पेन ख़राब भी हो जाए तो बाकी आपके पेन इतने फ्लो में होंगे वो आप उनसे भी पेपर दे सकें। और पेपर के अंदर आपने सभी पेन की इंक भर के ले जाते हैं, वहाँ टाइम नहीं होता। और जब एक नई पेन की इंक भरते हैं तो उसको जब लिखते हैं ना तो वो दूसरी राइटिंग से फ़र्क डाल देता है। तो इसलिए आपने सभी पेन के अंदर इंक फिल की, उनको घर में ही सभी को थोड़ा थोड़ा लिखा, ताकि उनकी जो शुरू वाली ज़्यादा इंक वाली होती है ना काम, वो सारा निकल जाए। तो फिर पेपर में जाके आराम से ओपन किया और उसको लिखना शुरू कर दिया। तो इंक पेन कौन सा लेना है, मैंने जो है मैंने काफ़ी इंक पेन ट्राई किए थे। तो मुझे जो है ये वाला फर्स्ट का इंक पेन जो है ये मुझे सही लगा था। इसकी भी मुझे प्राइस याद नहीं है ये कितने का, ये अपनी 60 का था या इतने का था, 50 60 या 70 इतने रुपीज़ का ही था। तो ये फर्स्ट का जो पेन है ये उर्दू बाज़ार से मिल जाता है, जो HBL है ना इसके सामने वाली साइड पे नुक्कड़ पे एक दुकान है, वहाँ से मिल जाता है। HBL बैंक जो है उर्दू बाज़ार में, इल्मी वालों के साइड पे उधर नुक्कड़ पे। तो ये वाला पेन जो है ये आप 3 4 5 ले लें इतने। ये देखें ये भी उसी की मैंने एक इमेज रखी हुई है ताकि आपको आइडिया हो। ये ओपन मैंने उसे करके रखा हुआ है, इस तरह का पेन है, ठीक है। तो ये मुझे पेन बहुत स्मूथ लगा है, यानी इसकी राइटिंग, और मैंने बाकी भी काफ़ी महंगे महंगे भी लिए थे तो वो कोई नहीं फ़र्क पड़ा, तो ये सही रहा है। उसके बाद आपने 604 की मार्कर्स ले लेनी है। 604 की मार्कर होती है जिसकी निब यानी होती है कि बस आप ना उससे हेडिंग दे लें इंग्लिश की। और 605 की होती है ज़रा मोटी निब होती है, उसके अंदर अगर आपने कोई ज़्यादा कोई बड़ी हेडिंग देनी है या कोई ज़्यादा कैलीग्राफी वगैरह करनी है तो वो उसके अंदर होती है। तो वो आपने 605 की, मैं मार्कर बताता हूँ किस लिए करनी है। तो ये है, ये 604 की मार्कर इस तरह की होगी और ये 605 की मार्कर इस तरह की होगी। ये वाली जो जिससे लिख रहा है ना ये मोटी निब है, 605 की मार्कर है, ठीक है। तो पेपर के अंदर नहीं 605 की मार्कर से आपसे लिखा जाएगा, वो आपने 604 की से लिखना है जिसके अंदर इंग्लिश लिखते हैं। और वो मार्कर को ना यानी कि एक जिस तरह इसने पकड़ी हुई है ना इसको एक ऐसे करके लिखना है, ऐसे नहीं, इस मार्कर को उल्टा करके लिखते हैं जब इंग्लिश के लिए हेडिंग बनाते हैं ना, तो वो आपको पता चल जाएगा वो अगर आप आइडिया लेंगे। फिर बाकी स्केल होना चाहिए आपके पास, 2 सिंपल ब्लू मार्कर होना चाहिए जिस जो इस तरह के मार्कर हैं, जो सिंपल मार्कर होते हैं जिसकी बगैर कट के हेडिंग होती है। तो ब्लैक पॉइंटर एक ले लें या ब्लैक जेल पेन ले लें। और जॉइंट और क्लियर राइटिंग जो है उसकी प्रैक्टिस करें। ये शुरू से ही जो है पहला मंथ जो है वो आपने क्लियर राइटिंग, अगर आपकी राइटिंग क्लियर नहीं है तो इसको प्रैक्टिस करें आहिस्ते आहिस्ते, पूरा साल आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी क्लियर हो जाएगी। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, तो आपकी आहिस्ते आहिस्ते क्लियर हो जाएगी राइटिंग, ये आपको फ़ायदा देगी। तो प्रेजेंट वेल जो है उसको करना जो है शॉर्ट टाइम में सीख लें कि कैसे जल्दी जल्दी में जो है अच्छा प्रेजेंट करना है। एक होता है कि मार्क्स दिए अच्छी हेडिंग में अच्छी तरह कर रहे हैं, इस तरह टाइम नहीं होगा आपके पास, तो आपने वो शॉर्ट तरीके ढूंढने जिनसे आप अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो उसके अंदर यही आ जाता है कि एक तो अगर हेडिंग दी है उसके नीचे हेडिंग से जितनी भी गंदी दी हो उसके नीचे अगर आप एक हाईलाइट कर दें, मैं बता देता हूँ आपको, तो उससे भी एक फ़्लो आ जाता है। अगर डायग्राम बनी हो एक अच्छी सी किसी जेल पेन से या पॉइंटर से, तो वो एक फ़्लो दे देती है। तो इस तरह ये जो चीज़ें हैं ना ये चीज़ें ज़्यादा मार्कर से चीज़ बनानी मुश्किल हो जाती है, डायग्राम या ये चीज़ें, तो ये वो जेल पेन से बनानी आसान हो जाती है। तो ये मैंने एक वीडियो निकाल के रखी हुई है, इसका मैं आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह जो है ये जो है इसने मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने क्या किया हुआ है। जो 605 की मार्कर है ना उसके अंदर कट लगाया हुआ है दो एक जगह पर ना जाके। तो ये कट लगा के किस तरह की बन जाती है ये देखिए। पहले तो एक तो वैसे इस तरह की लिखी जाती है, एक हमने इस तरह की हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करना होता है 2 लाइनें लगा के। और दूसरा जो है वो एक इस तरह की, अगर आपकी जो सेकंड मेथड है ये इस तरह इन्होंने 605 की मार्कर को इसके साथ कट लगा दिया है सेंटर से करके ना, ये यहाँ से कट लगा देंगे।
ये इधर इन्होंने कट लगा दिया इसके अंदर ना, इतना सा कट लगाया, उसकी वजह से अब अगर आपने हेडिंग के अंदर आपने स्पीड देनी है तो एक क्लीनलीनेस आ जाती है। अगर आप हेडिंग के नीचे 2 लाइनें अंडरलाइन की हुई हैं तो 2 लाइनों का टाइम नहीं होता, क्योंकि हेडिंग अक्सर पेपर के अंदर जो देते हैं हम, तो वो लेंथी हेडिंग होती है, 2-2 लाइनों की, 1.5 लाइन की हेडिंग होती है, तो उसके अंदर एक लगानी, फिर उसके अंदर नीचे एक लगानी, इतना टाइम नहीं मिलता अक्सर का। तो हेडिंग जब पेपर होता है ना तो हेडिंग बस देते जाते हैं, एंड पे जाके जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो तब मैं ये मार्कर पकड़ता था अपनी ये 2 मुंह वाली, तो इसके साथ सभी के नीचे ऐसे लाइन लगाता है, वो डबल हेडिंग खुद ही बनती जाती थी। तो ये देखें, ये अब जो लाइन लगाएगा ना, ये देखें ये खुद ही वो डबल हो गई है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह जो है आपका वो टाइम बचेगा, जो दूसरी मार्कर से लगानी है और इससे लगानी, इस तरह की 1-2 मार्कर जो है अपनी बना के रख लें, और जब हेडिंग दें तो उसके नीचे जो है ये साइड वाली तो ये सिंगल ही बहुत है, ये इसके अंदर ना डबल वाली गलती करें आप, जो हेडिंग के नीचे आपने उसको अंडरलाइन करना है ना, तो इसके लिए वो वाली रखें, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक मॉक पेपर दिखा देता हूँ, ये दाऊद सलीमी का मॉक पेपर है, तो इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको किस तरह उसने दिया हुआ। ये देखें, ये पहले नंबर पे तो ये इसने वो 604 की मार्कर से दिया हुआ है ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगर आप सिंपल मार्कर से भी इस तरह की भी से भी देने चाहें तो वो भी ठीक है, लेकिन जो नीचे अंडरलाइन करना है ना, वो चाहे आप 1 से कर दें, 1 से भी नीट होता है, अगर 2 से करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा नीट हो जाता है। दूसरा, हेडिंग के जितने भी वर्ड हैं वो सारे आपके बोल्ड होने चाहिए, यानी कि वो कैपिटल होने चाहिए, तो वो बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर एक यानी पहला लफ्ज़ बड़ा है बाकी छोटे हैं तो वो कोई हेडिंग इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। तो इस तरह करके अगर आप रखेंगे, फिर हेडिंग खुली खुली लिखें, ये नहीं है कि ऊपर वाली ये पूरी लाइन में अगर हेडिंग लिखी गई है तो उससे नीचे वाली में भी लिखेंगे तो वो ये नहीं कि वो लाइनें तंग हो जाएंगी। कोई नहीं, ऊपर वाली लिखी है उससे एक लाइन छोड़ के लिख लें, या अगली लाइन के सेंटर में करके लिख लें, कोई नहीं, ऊपर ज़रूरी नहीं कि लाइन के ऊपर ही हेडिंग होनी चाहिए, लेकिन ऊपर वाली और नीचे वाली के दरमियान फ़र्क रखें ताकि वो एक क्लियर हो और कंजस्टेड ना रहे माहौल जो है। दूसरे नंबर पर अब इनकी राइटिंग देखें, एक तो हेडिंग दे दी, हेडिंग कैपिटल दी है, उसके साथ जो नंबरिंग है वो भी दी है, उसके आगे ये दे दिया और नंबर, फिर उसके बाद उसकी जो है राइटिंग है वो देखें कि अलहदा अलहदा राइटिंग है, तो ये क्लियरली, यानी मैं कोई भी वर्ड पढ़ना चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ। जॉइंट राइटिंग में ये होता है कि अक्सर ना वर्ड नहीं पढ़े जाते, अगर आपकी नेचुरली ये वाली राइटिंग है तो उसको चेंज ना करें जॉइंट राइटिंग में। जॉइंट राइटिंग में ये होता है कि स्पीड है, लेकिन इसके अंदर भी अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की हुई है तो आपकी अच्छी स्पीड बन जाती है। ये इस राइटिंग का फ़ायदा ये है कि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन इस राइटिंग के अंदर ये प्रैक्टिस करें कि आपका हार्ड वर्ड सीधा होना चाहिए। कुछ लोग लिखते हैं इसी तरह, ये सेपरेट सेपरेट है, लेकिन वो झुका के लिखते हैं कि वो आगे को लफ्ज़ इस तरह लिखे होते हैं, किसी को ऐसे लिखते हैं, ऐसे हैं कि वो लफ्ज़ पीछे को गिरे होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर दा लिखा हुआ है तो ये पीछे ऐसे टी इस तरह होगा, ऐसे पीछे पिछली साइड पे गिरे होते हैं। अगर आपने इसी राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये सीधी होनी चाहिए आपकी, जिस तरह ये एच लिखा हुआ है, एच बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, ऑफ सीधा है, अगेंस्ट टी सीधा है, ये सीधी राइटिंग होनी चाहिए। तो इस तरह आप ये राइटिंग प्यारी लगती है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये देखें अब इधर आके इन्होंने कोटेशन दी हुई है, तो कोटेशन क्या दी है, कोटेशन अगर मार्कर से देंगे एक तो टाइम लगता है, दूसरा जगह ज़्यादा लेती है, तीसरा जो है वो यानी कि वो लिखने में भी मुश्किल होती है, क्योंकि मार्कर जो है वो अजीब सा माहौल बना देती है, और फिर आपका हेडिंग के अंदर और कोटेशन के अंदर फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। तो हेडिंग आपने दे दी है मार्कर से, अब आराम से कोटेशन देनी है, ब्लैक जो है जेल पेन पकड़ें, उसके साथ आराम से कोटेशन लिखें, वो एक लिखने में भी आसानी होगी, जल्दी भी लिख लेंगे, टाइम कम होगा, और इसी तरह ही होगा जैसे आप पेन से लिख रहे हैं। तो वो कोटेशन दी, ये यहाँ पे आके अगर पैरा ख़त्म हुआ अगली लाइन पे जैसे दिया, सेंटर में रख के दोनों तरफ से इंडेंटेड करके जगह छोड़ के तो सेंटर में लिख दी, और आगे आके नीचे उसने वो कर दिया कि ये नेल्सन मंडेला की कोटेशन। फिर आगे दूसरी हेडिंग आ गई, इसी में भी देखें सारे वर्ड्स कैपिटल है, व्हाट इज़ जेंडर बेस्ड वायलेंस। फिर उसने यहाँ से शुरू किया, इधर आके अगर आपने लाइन के अंदर भी देनी है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपने ये तो उसने रेफरेंस दिया ना, तो अगर लिखने के बाद पूरी चीज़ के अगर ये यहाँ से लेके इसने यहाँ तक डेफिनेशन लिखी, अब ज़रूरी नहीं कि अगर लंबी चीज़ है तो वो आप सारी जेल पेन से लिखें, एंड पे आके उसका रेफरेंस ही सिर्फ जो है वो जेल पेन से लिखने की ये इसने दी थी, तो वो ऊपर वाला सारे वो कोटेशन मार्क कर दें तो वो भी सही हो जाएगा। तो ये देखें उसने इस तरह किया। फिर आगे आगे देखिए पैराग्राफ बनाए हैं क्लियरली कि हर अगर एक नई चीज़ आ रही है वो एग्जांपल्स आ गई। ये एक हेडिंग और दूसरी हेडिंग जो सब हेडिंग है ना उसके अंदर और हेडिंग मेन हेडिंग के अंदर क्लियर फ़र्क होना चाहिए। ये मेन हेडिंग्स हैं आपकी, ये जो मेन है ना ये 3 4, फिर इसके अंदर हमारी छोटी छोटी हेडिंग्स होती हैं, मसलन एग्जांपल्स होगी, रेफरेंस हो गई, कोटेशन होगी, तो उनके लिए आप जो है वो जेल पेन यूज़ कर लें या एक छोटी यानी कि वो ज़्यादा बोल्ड ना रहे, ताकि आपकी मेन हेडिंग के अंदर उसको क्लियर हो, क्योंकि उसने मेन हेडिंग अक्सर देखनी होती है, ये तो उसने उसी का ही आपने रेफरेंस दिया, उसी के ही मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं। तो मेन हेडिंग जो है उसकी क्लियर है, और बाकी देख लें चीज़ें। उसने टेबल बनाया है, टेबल ऐसे बना के उसको बाहर वाली लाइन जो है उसकी वो वाली बना दी है, ये इस तरह करके ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम ये होता है कि डायग्राम बनाने का ये फ़ायदा हो कि आपके पेजेस जो है ना, जो कहते हैं कि
6 से 8 पेजेस लिखे जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखे जाते। वो फ़र्क यहाँ पे आता है, जो लोग 12 या 14 पेजेस लिखते हैं उनका फ़र्क यहाँ से आता है कि उन्होंने डायग्राम्स बनाई होती है। डायग्राम में टाइम कुछ भी नहीं लगता और पेज जो है आपका आधे से ज़्यादा बढ़ जाता है। मसलन ये सोल्यूशन डायग्राम, इसको ये थोड़ी जगह पे भी लिख सकता था, ऐसे बना के इधर ही ये 3-4 चीज़ें लिख दी। वो अगर आप इसको पैराग्राफ में भी लिखना चाहें, एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा और इसके अंदर कोई भी टाइम नहीं लगा। इस तरह 4 लाइनें खींचनी, और ये इस तरह की अगर आपने हर सब्जेक्ट्स की अलहदा डायग्राम का पोर्शन बनाया हुआ है, आप उसको कहीं भी फिट करते जाएंगे तो आपके पेजेस बढ़ते जाएंगे। जब टाइम थोड़ा आराम से डायग्राम बना दें उस सब्जेक्ट्स की, अगर आपसे ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा, तो वो जो आपका काम जो है वो सही हो जाएगा। तो ये भी उसकी देख लें, सब हेडिंग चल रही हैं एक की, तो वहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये सब हेडिंग्स हैं, ठीक है। फिर जहाँ से आएगा तो वो उसकी क्लियर हो जाएगा। फिर आगे कंक्लूजन आ गया, उसने लिख दिया। अगला क्वेश्चन आ गया, इस तरह फेमिनिज्म थ्योरी, इस तरह उसने चार्ट बना दिया। तो ये वाला जो मैंने क्लियर करना था, अगर इसके अंदर भी अगर आपने जिस तरह उसने ये एक हर एक के नीचे ये देखें, ये मैंने चीज़ बतानी थी आपको कि क्रिटिकल एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ठीक है, उसने ये हेडिंग दे दी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये हेडिंग लिखी, अगली हेडिंग का अगला जो पोर्शन है वो भी हम उसी अगली लाइन पे लिखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से अगर आपके वर्ड सारे कैपिटल हैं और इस तरह अगर आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि वो पढ़ने वाले को भी मुश्किल होगी, आपको भी अजीब सा लगेगा। और कई दफ़ा ऊपर वाले, अगर मसलन इसके ऊपर वाई या कोई इस तरह का जी वाला वर्ड है, तो वो जो है आपका ऊपर वाला और नीचे वाले के ना वो अल्फाज भी अजीब सा हो जाता है, उसके अंदर आप हाईलाइट भी नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह आराम से एक लाइन छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी। जब ऊपर वाली लाइन का आप थोड़ा सा नीचे रख के उसकी अंडरलाइनिंग करेंगे ना, तो आपका लगेगा ही नहीं जैसे उसने लाइनें छोड़ी हैं। तो इस तरह करके उसको जो है क्लियर रखें अपनी चीज़ों को। इसको भी अगर आप डबल हाई अंडरलाइन करेंगे तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यानी और ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये देखें जी, ये सारा पेपर उसने इस तरह किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पेपर है इसका, ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, अगर ना हुआ तो मैं इसके नीचे इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप इसको देख के तो आराम से जो है ये, तो ये जो है हेडिंग्स वगैरह और ये कट लगानी है, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे कटिंग 605 मार्कर फॉर मार्जिन लाइन्स, तो ये देख लें, इस तरह का कट लगा देना, उसके साथ दरमियान से रख के ना उसकी प्रैक्टिस कर लेना आप, तो आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। ये वाला पेन आप लेके रख लें एक दफ़ा ही, वहाँ से मैंने लिए थे उर्दू बाज़ार से, और इसकी अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। शुरू वाला पूरा महीना इसको लगाएं। अगर ना हो सके किसी ख़ास तौर पे जो अरेबिक राइटिंग है वो किस तरह, वो इतना मुश्किल काम नहीं था, बस एक ट्रिक होती है। इंग्लिश में तो मार्कर को उल्टा करके लिख देते हैं, मसलन इस तरह मार्कर एक लिखनी होती है हेडिंग के लिए, एक उल्टा करके लिखेंगे तो वो इंग्लिश की बन जाती है। अगर उसी को सीधे रुख से उसका सीधा मुंह बना दें ऊपर को, तो वो कैलीग्राफी के लिए हो जाती है। वो कैलीग्राफी बस ऐसे लफ्ज़ लिखने होते हैं मार्कर को सीधा करके, तो वो आराम से जो है अरेबिक आपने राइटिंग जो है वो आराम से सीखें। अरेबिक कम अज़ कम लिखनी है तो वो आप जो है वो थोड़ी सी उसका किसी पेंटर के पास जाएंगे या किसी के पास 10-15 दिन जाएंगे, वो आपको आराम से सिखा देगा कि किस तरह जो है उसका आपने करनी है। तो अपनी इसको राइटिंग के अंदर फ़र्क डालेंगे तो आपके मार्क्स के अंदर क्लियर फ़र्क आएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।